तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 का सबसे पहला चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो बेटा यहाँ पर हम कवर करेंगे एनसीईआरटी का हर एक इंपॉर्टेंट लाइन को, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को, और साथ में हमने यहाँ पर हाईलाइट भी कर रखा है, और हर एक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करेंगे, और कुछ ना कुछ इसमें से हम देखेंगे पीवाईक्यूज किस तरीके से पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, उसके बाद में देखेंगे हम केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में देखेंगे हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो आप कौन से किस किस बेसिस पे कह सकते हो कि आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। केमिकल इक्वेशंस, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि राइटिंग द केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन को हम किस तरीके से लिखें, ठीक है। और दूसरी चीज में क्या है, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, कि आपको जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करना आना चाहिए, और आप बैलेंस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। कौन से ऐसे लॉज हैं जिसको जो कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हुए आप फॉलो करते हो। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें उठाते हैं हम, बहुत इजी सा है, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसमें क्या होता है, ओनली चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है, और उसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, यानी कि नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है एक फिजिकल चेंज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि ए फिजिकल चेंज कैन इजीली बी रिवर्स्ड, उसको आप इजीली रिवर्स कर सकते हो, तब तो वो फिजिकल चेंज कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, इवापोरेशन, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स। चलिए देखते हैं जरा कि फिजिकल चेंज है तो है कैसे। इवापोरेशन यानी कि आपने वाटर लिया, H2O लिया, ठीक है, अभी लिक्विड फॉर्म में था, इसको आपने हीट दे दी, आपने इसको हीट दी, और एक चीज और याद रखें आप, हीट को हम डेल्टा से भी दिखाते हैं। जब आप हीट देंगे इसे तो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाएगा, और H2O गैसियस फॉर्म में चला गया, ठीक है ना। अब देखिए अगर आप इसे वापस कूल करेंगे, कूल करने पर क्या होगा, ये वापस आपको वाटर में मिल जाएगा ये, ठीक है। तो यानी कि हमने इसको इजीली रिवर्स कर दिया, इसका मतलब ये फिजिकल चेंज है। ऐसे ही आप देखिए मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या होगा, जो आपका H2 है, ठीक है, अभी आपने फ्रीजर में से बर्फ को निकाला आपने बाहर, ठीक है, जमी हुई बर्फ को, यानी कि आइस थी, तो ये कौन सी स्टेट में थी, ये सॉलिड स्टेट में, ठीक है। अब जैसे आपने इसे बाहर रखा तो बाहर इसको थोड़ी सी हीट मिली, यानी कि हीट मिल रही है इसे, तो हीट मिलने के बाद किस में चेंज हो गया, ये H2O लिक्विड, यानी कि वाटर में चेंज हो गया। अभी क्या थी ये आइस, अब किस में चेंज हो गई, ये वाटर में, ठीक है। अब वापस इस वाटर को अगर आपने फ्रीजर में जाकर रख दिया, यानी कूल कर दिया, तो वापस आपको क्या मिल जाएगी, आइस, यानी कि इसको फिर से रिवर्स कर दिया आपने, ठीक है। तो रिवर्स करने का मतलब क्या है, इट इज ए फिजिकल चेंज। नेक्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स, आपने मोमबत्ती ली, ठीक है, उसे जलाया नहीं, उसे गर्म किया, ठीक है, तो जितनी भी मोम थी सारी पिघल गई, वापस उसको ठंडा करेंगे तो फिर से मोम में चेंज हो जाएगी वो पिघली हुई मोम, तो यानी कि इसको भी रिवर्स कर दिया आपने, दैट इज व्हाट, ए फिजिकल चेंज। यानी कि यहाँ पर कुछ भी प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आया, यानी कि लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, गैस से लिक्विड, इसमें ही चेंज हुआ है वो। नेक्स्ट देखिए जरा केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या होता है कि जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस होते हैं दे लूज देयर आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी कंप्लीटली टू फॉर्म द न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज बन जाती हैं, सब्सटेंस अपनी पुरानी प्रॉपर्टी लूज कर चुके होते हैं और नए सब्सटेंस बनते हैं विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ए केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए एग्जांपल समझते हैं, इस केमिकल चेंज के एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपने H2 गैस ली, ये गैसियस फॉर्म में थी, प्लस O2, ये भी बेटा गैस है, जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ये क्या बना देते हैं, H2O वाटर बना देते हैं लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, अब इनकी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो गई। H2 था, ये जो गैस होती है ना, इट इज वेरी इनफ्लेमेबल गैस, जलती बहुत अच्छी है ये, ठीक है। ये क्या करती है बेटा, इट बर्न्स, ठीक है, ये जलती है। और ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन की मदद से कोई भी चीज नहीं जलती, इट हेल्प्स इन बर्निंग, हेल्प्स इन बर्निंग, इनकी जलाने में मदद कर रही है ये दोनों जब रिएक्ट किए तो एक नया सब्सटेंस बन रहा है, अब उसकी प्रॉपर्टी अलग ही होनी चाहिए, तभी तो क्या होगा, वो केमिकल रिएक्शन होगी, वरना नहीं होगी। अब ध्यान से देखिए यहां पर जो H2O बन रहा है, ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा, ये बुझाने में मदद करता है, इट वर्क लाइक द एक्सटिंग्विशर, इट एक्सटिंग्विशेस,
इट एक्सटिंग्विशेस द फायर। कोई भी चीज़ जल रही है उसको बुझा देता है ये। तो यहाँ से देखिए ये जलती है, ये जलाने में मदद करती है, लेकिन पानी बुझा देता है चीज़ों को। समझ में आई बात? यानी कि ये जो आपकी चीज़ें थी आपस में रिएक्ट किया है इन्होंने, इनके पुराने सब्सटेंसेस ने अपनी प्रॉपर्टी लूज की, एक नया सब्सटेंस बनाया विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखते हैं जरा, मैं इसको पहले लूंगा, दैट इज कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। दूध से दही का बनना, इट इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन। क्यों? एक बार अगर दूध से दही बन गया, क्या वापस आप दही से दूध बना सकते हो? बना कर देख लेना, नहीं कर सकते आप। यानी कि क्या है ये? इट इज ए केमिकल चेंज। नेक्स्ट देखिए जरा, डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, यानी कि जो आपने फूड खाया वो डाइजेस्ट हो गया, वापस उससे फूड तो नहीं बना सकते डाइजेस्टेड फूड से आप। रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर आयरन में आपकी जंग लग चुकी है तो आप उससे वापस आयरन नहीं बना सकते। ठीक है ना? अगर ऐसा होता तो कितना पैसा बच जाता। और क्या है? बर्निंग ऑफ कैंडल, यानी कि जो आपकी कैंडल की जो मोम है वो जल चुकी है, उस जली हुई चीज से आप वापस मोम नहीं बना सकते, यानी कि इट इज ऑल्सो नॉट द रिवर्सिबल प्रोसेस। सो वी से दैट इट इज ए केमिकल चेंज। सो दीज आर द केमिकल चेंजेस। तो चलिए, अब हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस को समझ चुके हैं, अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन देखेंगे हम, वेन एवर ए केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। क्योंकि जब भी आपका कोई भी केमिकल चेंज होगा तब हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है ना? अच्छा, अब मैं बात करूँ, अगर मुझे डिफाइन करना हो केमिकल रिएक्शन को, पहले तो डेफिनेशन लिख सकता हूँ मैं, एनसीईआरटी में दे रखी है। दूसरी चीज क्या है? व्हेन द ओरिजिनल सब्सटेंसेस lose their identity and property completely to form the new substances with different properties, such chemical changes are known as chemical reactions। ठीक है ना? आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। अब बेटा एक एक करके सारी एक्टिविटी देखेंगे हम। अब इस एक्टिविटी नंबर 1 को देखते हैं, तो मैं समझा देता हूं इसमें जो भी लिखा है आपका। अब बेटा यहां पर क्या किया हमने, एक मैग्नीशियम का रिबन लिया, दिस इज अ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम एक आपका केमिकल सब्सटेंस है, आपने उसको लिया और उसको एक टोंग की मदद से पकड़ा, यानी कि एक चिमटे की मदद से पकड़ा और उसको एक बर्नर से जला दिया। और जलाने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर जलने के बाद में धीरे 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 वॉच ग्लास हमने नीचे लिया है, उसमें जाकर ये इकट्ठा होता जा रहा है। ठीक है? तो ये सब्सटेंस जो बन रहा है दैट इज नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि क्या हुआ, जो आपने मैग्नीशियम लिया था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसने क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, एक चीज और, सबसे पहला जो हमने लेक्चर बनाकर डाला है वो इसी को डाला है कि आप केमिकल फार्मूला कैसे लिखें, क्या हो, अगर मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो MgO क्यों बना, Mg2O क्यों नहीं बना, MgO2 क्यों नहीं बना, सिर्फ MgO ही क्यों बना। लेक्चर को देखने से पहले आप सबसे पहले वो देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। ठीक है? दिस इज द वेरी बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। तो पहले केमिस्ट्री वहीं से स्टार्ट कीजिए आप। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, इट इज द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो इसको बैलेंस करना होगा हमें। अब यहां पर कितने ऑक्सीजन है? 2। यहां पर कितना ऑक्सीजन है? 1। यानी कि इस साइड में और इस साइड में क्या होने चाहिए? आपके बराबर होने चाहिए एटम्स। ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन, यहां पर 1 ऑक्सीजन, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, और मल्टीप्लाई करते ही मैग्नीशियम कितने हो गए? यहां पर 2 और यहां पर 1, तो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। ठीक है? ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है? यानी कि इस जो पूरी एक्टिविटी थी इसका ऑब्जर्वेशन यहां पर है, कंक्लूजन यहां है। इनकी मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए डैजलिंग और ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम एंड इट चेंजेस इनटू द व्हाइट पाउडर। और वो व्हाइट पाउडर क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है बात? चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। क्या आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, आपको कैसे पता चले कि केमिकल रिएक्शन आपकी हो रही है? तो यहां पर कुछ आपके ऑब्जर्वेशन है जिसके बेसिस पे आप क्या कहते हो कि आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है। वो कौन कौन से हैं बेटा आपके? ठीक है, वो कौन कौन से हैं? चेंज इन स्टेट, कि स्टेट में चेंज हो जाए। दूसरा कौन सा है? चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाए आपके कंपाउंड का। ठीक है? तो आप कहोगे हाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट क्या है आपका? इवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी भी गैस का एक इवोल्यूशन हो जाए, निकलने लगे गैस। ठीक है? नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो आप उसके बेसिस पे कहोगे कि आपकी रिएक्शंस हो रही हैं। और चेंज इन टेम्परेचर में रिएक्शन आपकी 2 तरीके की होती हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक और दूसरी होती है बेटा एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है बाहर, यानी कि जब आपका हीट बाहर निकल कर आएगी तो आप कहोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जब एंडो का मतलब होता है अंदर, यानी कि हीट एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, तब आप कहोगे उसको एंडोथर्मिक रिएक्शंस। 1 बाय 1 देखते हैं जरा क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर क्या लेते हैं? चेंज इन स्टेट। ठीक है? यानी कि आपका क्या है कि आपने हाइड्रोजन लिया, गैसेस फॉर्म में था, ऑक्सीजन लिया, गैसेस फॉर्म में था,
दोनों ने मिलकर किसकी फॉर्मेशन की बेटा जी? वाटर की, जो कि लिक्विड फॉर्म में था। ठीक है ना? तो हमने कहा कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो गई है। क्यों? क्योंकि आपका स्टेट में चेंज आ गया, यानी गैसेस से किस में चेंज होगी? दोनों चीजें लिक्विड में। तो ये तो निपटता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट इज चेंज इन कलर, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, और मैं कहूंगा ये जो रिएक्शन में बताने जा रहा हूं आपको, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर में जो आपकी एक्टिविटी नंबर 2 है, सही है, एक्टिविटी 1.2, इसको देखते हैं जरा हम। लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन था एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड को ऐड कर दिया, उसके बाद में हमने देखा कि हुआ क्या। ठीक है, कलर में चेंज आया। ठीक है, यहां पर हमने लिया क्या? लेड PbNO3 का ट्वाइस। ठीक है, अब इसमें क्या किया हमने? ये टेस्ट ट्यूब में था, इसमें हमने क्या चीज डाल दी? पोटेशियम आयोडाइड। अब बेटा यहां पर आयन का एक्सचेंज होता है, ये हम देखेंगे बेटा आने वाले टॉपिक में। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल भी है ये। तो लेड था, ठीक है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर 1 नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा यहां पर? PbI2 प्लस, यहां पर क्या बन रहा है? KNO3। बैलेंस रिएक्शन ऊपर लिखी हुई है, और जो PbI बना, ठीक है, ये सॉलिड बनता है यहां पर, सॉलिड यानी कि प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाता है, यानी कि अपना एक्वा सॉल्यूशन नहीं बनाता है, ये सॉलिडिफाई होकर नीचे बैठ जाता है, इसका थक्का जैसा जम जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। और लिखते कैसे हैं? PPT। ठीक है, प्रेसिपिटेट। तो इसका कलर कैसा है? दिस इज येलो इन कलर, इसका कलर है येलो। ठीक है, यानी कि कलर में चेंज आया, तो हमने क्या कहा कि केमिकल रिएक्शन आपकी हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में हम इस एक्टिविटी को लेते हैं। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 1.3। इसमें क्या कह रहा है? टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब। ठीक है, ले लिया हमने। ठीक है, ये कोनिकल फ्लास्क थी, इसमें हमने क्या लिया? जिंक ग्रेन्यूल्स ले लिए। ठीक है, उसके बाद में क्या है? ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, या तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दीजिए या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद में क्या है? हैंडल द एसिड विथ केयर, क्योंकि एसिड है आपका कॉरोसिव होता है, नुकसान पहुंचा सकता है आपको। ठीक है, उसके बाद में क्या है? डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, टच द फ्लास्क और द टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर। अब ये सारी चीजें आपसे पूछी गई, क्या क्या होता है यहाँ पर देखते हैं जरा। अब बेटा आपने यहाँ पर क्या लिया? जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए, यहां पर हमने क्या लिया? जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए, प्लस क्या लिया यहां पर? H2SO4। ठीक है, H2SO4 लिया, तो यहां पर देखिए क्या होगा? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को यहां से निकाल देगा ये, और क्या बना लेगा? अपना सल्फेट बना लेगा, ZnSO4 अपना सॉल्ट बनाया, प्लस यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। ठीक है, क्या इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ? और दिस इवोल्यूशन ऑफ गैस ये आपको बता रहा है कि आपकी केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। ठीक है, अच्छा यहां पर तो हमने अभी H2SO4 ले लिया, दूसरी चीज इन्होंने बोली थी यहां पर अगर HCl लिया होता तो क्या होता। अब HCl लिया है तो यहां पर क्या होगा? जिंक था, HCl लिया, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहां से क्या करेगा वो? यहां से फिर से H2 को निकाल देगा। ठीक है, और अपना सॉल्ट बना देगा क्लोराइड के साथ में, तो ZnCl2 प्लस H2 गैस यहां से रिलीज हो जाएगी, दोनों तरफ से H2 गैस रिलीज हो रही है। तो इसी H2 गैस का रिलीज होना क्या बता रहा है आपको? कि केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर आपके बेटा 2 तरीके से हो सकता है, या तो टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। बढ़ने का मतलब क्या है? कि आपकी हीट रिलीज हो रही है, और घटने का मतलब क्या है? कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अगर हीट रिलीज होगी तो रिएक्शन क्या कहलाएगी आपकी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। आपने CaO लिया, चूना लिया, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसको आपने पानी में डाल दिया, और ये सब लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा, जब पुताई वगैरह होती है तो चूने को पानी में डालते हैं, तो जिस बाल्टी में डालते हैं वो बहुत गर्म हो चुकी होती है, यानी कि वहाँ से हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, तो कैसी रिएक्शन हो गई वो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने क्या लिया? CaO लिया, उसको जब पानी में डाला, चूने को पानी में डाला हमने, तो क्या बन गया हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको स्लेट लाइम बोलते हैं। ये रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ठीक है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को आप किस में डालोगे? वाटर में, तो क्या बनेगा आपका? स्लेट लाइम। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्लेकिंग ऑफ लाइम। स्लेकिंग ऑफ लाइम भी कहलाता है, तो इसको ध्यान से याद रख लें आप, आगे भी काम में आएगा।
स्लेकिंग ऑफ लाइन। अब देखिए यहां पर हीट रिलीज हुई है, तो कैसी रिएक्शन है ये? दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के भी एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या ले लेते हैं यहां पर? एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होंगी आपकी? दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, जिनमें हीट एब्जॉर्ब की जाए रिएक्शन को कराने के लिए। तो इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखना आप, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और जब आप इसको हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा। और कैसे टूटेगा देखिए, किसमें टूटेगा? CaO प्लस CO2। ठीक है, आप लोग ना इस पॉइंट को याद रखना, जब भी आप मेटल कार्बोनेट्स को लेंगे और उनको हीट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाली है? CO2 गैस और मेटल ऑक्साइड। जब भी मेटल कार्बोनेट को आप हीट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कोई सा भी मेटल हो यहाँ पर, अभी तो कैल्शियम था तो कैल्शियम की ऑक्साइड मिल गई आपको, और दूसरा क्या मिल गया? CO2 गैस। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ? एनर्जी एब्जॉर्ब की, डेल्टा का मतलब हीट। अब तीर के ऊपर हमने डेल्टा लगा दिया, इसका मतलब क्या है? हमने यहाँ पर हीट दी है। हीट दी है का मतलब क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट ने हीट एब्जॉर्ब की है और एब्जॉर्ब करने के बाद में वो टूटा है। ठीक है, तो इसका मतलब कैसी रिएक्शन थी ये? दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। I hope this is clear to you all.